तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसे भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता। हमने उसके उदाहरण भी पढ़े थे, मोमबत्ती का जलना, कागज़ का जलना, फलों का पकना आदि। तो इन सभी में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनके लक्षण भी हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव, किसी गैस का बनना और तापमान में बदलाव। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए हम सरल चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उससे हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह एक वर्ड इक्वेशन हमने लिखी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मैग्नीशियम का दहन हो रहा है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की। इसलिए हम वर्ड इक्वेशन की बजाय उसके फार्मूलाज को लिखते हैं। जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है Mg+O2 एरो MgO। तो यहाँ हमने मैग्नीशियम को Mg से लिखा है, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला हमने लिखा है MgO। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ़्ट साइड पर जो फार्मूलाज हम लिखते हैं उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, और एरो के राइट साइड पर जो पदार्थ का फार्मूला होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। मतलब यहाँ पर Mg और O2 तो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करते हैं, और MgO है उत्पाद जो उन दोनों की क्रिया के बाद बनता है। तो यह एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, Mg+O2 MgO। तो इसके लिए हम इससे पहले जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर था Mg+O2 MgO। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और राइट साइड पर भी हम देख रहे हैं मैग्नीशियम का एक परमाणु है। लेकिन लेफ़्ट साइड पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और राइट साइड पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। इसीलिए यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो जिस अभिक्रिया में बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। अब एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण लेते हैं, Zn+H2SO4 ZnSO4+H2। तो यहाँ पर जिंक का परमाणु जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इस अभिक्रिया में हम यह चेक करते हैं सबसे पहले
कि यह अभिक्रिया, यह समीकरण संतुलित है या नहीं। तो आप टेबल में देख सकते हैं जिंक के जो परमाणु हैं वो लेफ़्ट साइड में एक हैं और राइट साइड पर भी एक हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के परमाणु लेफ़्ट साइड पर भी दो हैं और राइट साइड पर भी दो हैं। सल्फ़र के लेफ़्ट साइड पर एक है और राइट साइड पर भी एक है। और ऑक्सीजन की अगर हम गिनती करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट साइड पर भी 4 परमाणु हैं। तो इस प्रकार यह जो समीकरण है यह संतुलित है। इस समीकरण में लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का। यहाँ पर मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड में एक परमाणु है और राइट साइड पर भी एक परमाणु है, जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पर तो 2 परमाणु हैं और राइट साइड पर एक परमाणु है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस समीकरण को संतुलित करने की विधि, सबसे पहले राइट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड से पहले हमें 2 लिखना है। तो यहाँ पर मैंने Mg+O2 2MgO, तो रेड कलर से जो 2 लिखा हुआ है वो हमने बाद में लिखा है। अब हम दोबारा से काउंट करते हैं तो ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो लेफ़्ट साइड पर 2 हो जाते हैं और राइट साइड पर भी 2, मतलब बराबर हो जाते हैं। लेकिन अब मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर नहीं रही। अब उनकी लेफ़्ट साइड पर तो 1 हो गई है मैग्नीशियम की और राइट साइड पर 2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नीशियम की लेफ़्ट साइड में संख्या समान करने के लिए मैग्नीशियम जो लेफ़्ट साइड पर है हमारा, उसके आगे भी हम 2 लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड कलर से 2 लिखा हुआ है। तो अब हम दोबारा से काउंट करेंगे। आप टेबल में देख सकते हैं मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की दोनों की ही परमाणुओं की संख्या लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर बराबर हो चुकी है। अब यह समीकरण संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आइए एक रासायनिक समीकरण का और उदाहरण लेते हैं। Fe+H2O Fe3O4+H2। तो यहाँ हम टेबल में देख सकते हैं दोनों और लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या जो है वो समान नहीं है। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस तत्व की संख्या को संतुलित करते हैं जिसकी संख्या तीर के किसी भी तरफ सबसे अधिक हो। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन की जो संख्या थी आप पहले देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन की जो संख्या है लेफ़्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 4 है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जो संख्या है लेफ़्ट साइड में 4, हम उसको राइट साइड में जो 4 है उसको लेफ़्ट साइड पे 4 करने के लिए H2O के आगे 4 लगा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं थर्ड पॉइंट में Fe+4H2O। तो हमने यहाँ पर H2O के आगे 4 लगा दिया। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ बराबर हो गई, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं दोनों तरफ 4-4 है। अब आयरन की लेफ़्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है और हाइड्रोजन की लेफ़्ट साइड में हो गई है 8 और राइट साइड में हो गई है 2। तो अब हम क्या करते हैं,
आयरन की जो संख्या है राइट साइड में 3 है, तो लेफ़्ट साइड में भी हम उसे 3 करने के लिए लेफ़्ट साइड में आयरन से पहले 3 लगा देंगे। जैसे आप यहाँ रेड कलर से देख रहे हैं, आयरन से पहले हमने 3 लगा दिया है। अब आयरन की संख्या भी टेबल में देख सकते हैं आप, समान हो गई है। अब सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या जो है वो दोनों तरफ समान नहीं है, हम उसे भी समान कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 8 है और राइट साइड में 2 है, तो राइट साइड में हम 2 को 8 बनाने के लिए H2 से पहले 4 लगा देंगे, तो 4 दूनी 8, वो भी समान हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेड कलर से मैंने हाइड्रोजन से पहले 4 लगा दिया है। अब हम टेबल में देखें तो दोनों तरफ काउंट करने पर हमें पता चलेगा कि संख्या जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर परमाणुओं की बराबर हो चुकी है। अतः अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो इस संतुलित समीकरण को आप देख सकते हैं। अब भौतिक अवस्था के लिए चिन्ह, जो हमने अभी रासायनिक समीकरण लिखा, आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस 4H2, यहाँ पर हम ब्रैकेट में Sg जो लिख रहे हैं, इनका मतलब क्या है? S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब वह ठोस अवस्था में है। आयरन, G का मतलब होता है गैस, मतलब जो हमारा जल है वो भाप अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और उसके बाद 4H2G, मतलब यह हमारी हाइड्रोजन गैस है। इसी प्रकार अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होगा तो उसके आगे L लिक्विड लिखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण क्या है? CaO प्लस H2O CaOH2। तो यहाँ पर जो हमारा चूना है उसकी जल से अभिक्रिया होने पर बुझा हुआ चूना बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अभिकारक लेफ़्ट साइड पर जो 2 पदार्थ हैं वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए 2 के जुड़ने से एक बनता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। संयोजन का मतलब संयोग करना, मतलब जुड़ना। इसी प्रकार अगली जो अभिक्रिया है, सिंपल सी अभिक्रिया C+O2 कोयले का जलना, C+O2 एरो CO2, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है। तो यह सबसे सिंपल अभिक्रिया है संयोजन, आप इसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं C+O2 CO2। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है 2H2 + O2 2H2O। अब उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, जब प्राकृतिक गैस का हवा में दहन होता है। CH4 मीथेन जो एक प्राकृतिक गैस है प्लस 2O2 मतलब जलना। जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसके लिए हम प्लस O2 मतलब प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं। तो इससे बनता है CO2 + 2H2O। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं श्वसन, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का दहन होता है। तो आप इसकी अभिक्रिया नीचे देख सकते हैं, C6H12O6 + 6O2, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। अब संयोजन के बाद जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया संयोजन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि संयोजन में था संयोग करना, जुड़ना, तो वियोजन में है
उसका उल्टा मतलब वियोग करना, अलग होना। तो जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, जब फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है FeSO4 को, तो उससे क्या क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अभिकारक 3 उत्पाद में टूट गया है, इसलिए यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो वह भी 2 उत्पादों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में। तो इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऊष्मा दे रहे हैं किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि संयोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्मा क्षेपी होती है और वियोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्मा शोषी होती हैं। अब ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, इलेक्ट्रोलिटिक वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो उदाहरण है इनके, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो गर्म करने का मतलब हम उसे ऊष्मा देकर वियोजन अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो उसकी अभिक्रिया आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो वह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है, तो इसलिए इसमें प्रकाश का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया का प्रकार जो है विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो इस अभिक्रिया में किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का साल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है और उसे उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील रखी जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है। तो आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं, CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर Cu SO4 के यौगिक से हट गया है और उसकी जगह Fe ने SO4 के साथ अबंध बना लिए हैं। तो यहाँ पर Fe ने Cu4 में से Cu को हटाकर उसकी जगह ले लिया है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाता है, लेकिन द्विविस्थापन में यहाँ पर क्या होता है, दोनों तत्व एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। जैसे आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर सबसे पहले NaSO4 के साथ जुड़ा हुआ था और BaCl के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, NaCl के साथ जुड़ गया और Ba बेरियम SO4 के साथ जुड़ गया। मतलब यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान या अदला बदली हो गई, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो हम कहते हैं कि वो उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पर हम एक अभिक्रिया देख सकते हैं CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन हट गई है और Cu बन गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ है और H2 से ऑक्सीजन जुड़कर H2O बन गया है,
तो हम कह सकते हैं कि H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है उसका ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऑक्सीजन हटती है उसका अवकरण होता है। इन्हें हम उपचयन और अपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन कहा जाता है और अवकरण को अपचयन कहा जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर जैसे इस अभिक्रिया में तो H2 का तो उपचयन हो रहा है और CO से ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग से सभी परिचित होंगे। जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन नमी और कुछ अन्य पदार्थों से धातु अभिक्रिया करती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। जैसे लोहे पर भूरी परत जमना। लोहे के जंग में बदलने के कारण धीरे धीरे लोहा खराब होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इस क्रिया को कोरोजन भी कहते हैं या संक्षारण भी कहते हैं। यही कारण है कि लोहे का गेट, फर्नीचर, बिजली के खंभे आदि समय के बाद कमज़ोर हो जाते हैं और जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें पेंट करते हैं या फिर धातु की परत चढ़ाकर रखते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के हमने लक्षण पढ़े। अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकलना या फिर तापमान में परिवर्तन आदि। रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से सरल तरीके से लिखने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर दाईं ओर अभिकारक होते हैं और बाईं ओर उत्पाद होते हैं। जब सभी तत्वों के परमाणु की संख्या दाईं ओर तथा बाईं ओर समान होती है तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है और यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करता है। उसके बाद किसी भी रासायनिक समीकरण को वर्ड इक्वेशन के रूप में विभिन्न पदार्थों के सूत्रों का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है। अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद का निर्माण होता है तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है किसी एक अभिकारक से तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में से कोई अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु का विस्थापन करके एक नए साल्ट का निर्माण करती है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं और दोनों के आयन एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है या फिर उपचयन होता है। इसके विपरीत यदि कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसका अवकरण होता है, जिसको अपचयन भी कहते हैं। तो अब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और इस क्लास के और विज्ञान के पाठ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।